वेलकम टू संडे कहानी। जनवरी का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां ठंड अपने चरम पर थी, वहीं रोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रीता और बेटी राधिका के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। टूटी हुई छप्पर से हवा बार बार अंदर आ जाती थी। उठ जाओ रोहन, सुबह हो गई है, काम पर भी तो जाना है ना। रोहन फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। रीता, आज तो लगता है कि ठंड कुछ ज्यादा ही है। इस ठंड में काम पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। जाना तो पड़ेगा ना मोहन, नहीं तो सेठ जी मजदूरी काट लेंगे। हाँ रीता, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। क्या ठंड, क्या गर्मी और क्या बरसात। आटा और तेल भी तो खत्म हो गया है। रीता, जो कुछ भी बचा है उसे बना लेना, आज पैसे नहीं हैं। फिर मोहन रात की बची हुई सूखी रोटी खाकर और रात में कुछ रोटियां लेकर मजदूरी के लिए निकल पड़ता है। वो गांव से कुछ दूर एक ईंट की भट्टी में काम करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। अरे रोहन बेटा, इतनी ठंड में काम पर? अब क्या करें काका, हम तो दिहाड़ी मजदूर ठहरे। रोज कमाना, रोज खाना, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और इस कपकपाती ठंड में अपना ख्याल रखना। हे भगवान, कब तक ऐसा चलेगा? इस ठंड में घर चलाने के लिए काम भी करना है और खुद को बचाकर भी रखना है। थोड़ी ठंड कम हो जाती तो राहत मिलती। इस बर्फीले ठंड में ठंड के साथ साथ हवाएं भी चल रही थी, जो पूरे शरीर को सुन्न कर देती थी। रास्ते में साथ में मजदूरी करने वाले साथी मिले, रामू और गोपाल। अरे रोहन भाई, तू भी आज काम पर निकल पड़ा। मुझे लगा था आज तो तू रजाई से बाहर ही नहीं निकलेगा। हाँ भाई, अब काम तो करना ही पड़ेगा। सर्दी तो जान ले लेगी लगता है इस बार। हाँ भाई, बहुत ठंड है, पानी में भी मानो बर्फ जम गई हो। सुना है कि सेठ जी ने आज भी हमें थोड़ा जल्दी बुलाया है। हाँ हाँ, नई मिट्टी की खेप आई है ना, सेठ जी ने बोला है जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। अरे भाई, इस ठंड के साथ साथ सेठ जी ने भी अलग ही परेशान कर रखा है। चलो, अब देर तो हो गई है, देखते हैं सेठ जी क्या बोलते हैं। बस मजदूरी ना काटें आज की। फिर सभी बिना किसी देरी के ठंड में कांपते हुए जल्दी जल्दी चल पड़ते हैं। ठंड में हाथों की उंगलियां जम जाती हैं। भट्टी पर पहुंचते ही आग की लपटें देखकर सबने हाथ सेकना शुरू कर दिया, मगर सेठ जी जो इंतजार कर रहा था वो गुस्से में बोला। अरे रोहन, आज इतनी देर से क्यों आए हो? घड़ी देखी है तूने? सेठ जी, कोहरा बहुत था, धीरे धीरे आना पड़ा, इसीलिए आने में देर हो गई। अरे बहाने मत बनाओ, ठंड सिर्फ तुझे ही लगती है क्या? अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? सेठ जी, अब से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तो आधे दिन की मजदूरी कटेगी। सेठ जी, कृपया ऐसा मत करिए, मैं रोज समय पर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। देखता हूँ बाद में, फिलहाल जाओ काम पर लग जाओ। रोहन काम पर लग गया और अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। ठंड से उंगलियां जाम सी हो गई थी, पर सभी अपना अपना काम जारी रखते हैं। क्या बताऊं गोपाल, घर में राशन खत्म हो चुका है। सोचा था सेठ जी से थोड़े पैसे मांग लूंगा, पर आज तो वो पैसे काटने की बात कर रहे हैं। सेठ जी पत्थर दिल का है, वो नहीं सुनेगा। बस 1 घंटे की देरी से आने का तनख्वाह काट रहा है। दोपहर तक सूरज थोड़ा सा निकल आया था, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। खाने का वक्त हो चुका था। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेक रहे थे। तभी रोहन ने भी अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गरम की। अरे रोहन भाई, तेरी रोटी से अच्छी खुशबू आ रही है। तेरी रोटी ने तो हवा को सुगंधित कर दिया। हाँ भाई, अब प्यार से बनाओगे तो उसमें खुशबू और मिठास खुद ब खुद घुल जाती है।
हाँ, पर जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी गर्म होने पर किसी दावत से कम नहीं लगती। हाँ, तेरे बच्चे कैसे हैं रोहन? बहुत ठंड है, बचा के रखना ठंड से। क्या बताऊं रामू भाई, ठंड में बीमार पड़ गए हैं। बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले सेठ पूरी मजदूरी दे तब तो। सब खाना खाने के बाद फिर से काम पर लग जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में काम करने से सभी लोग परेशान थे, पर सभी चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। शाम होते ही हवा और भी ज्यादा तेज हो गई। सभी मजदूर अब जाने की तैयारी कर रहे थे। सेठ जी बैठकर पैसे गिन रहे थे। आज आधे दिन की ही मजदूरी मिलेगी। सेठ जी, घर पर राशन नहीं है, बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास जाना है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपया आज पूरा पैसा दे दीजिए। आज का इतना ही मिलेगा, कल काम पर जल्दी आ जाना, कल पैसे दे दूंगा। और हाँ, कल कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है सेठ जी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए, फिर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। भाई, आधे पैसे में क्या होगा? इतनी ठंड में हम काम करने आते हैं, ऊपर से सेठ हमें और जल्दी आने को बोल रहे हैं। कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। शाम ढल रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थी। रोहन धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। झोपड़ी के अंदर रसोई में अंजलि ने चूल्हा जलाया हुआ था। वो बचे कुचे राशन से खाना बना रही थी। माँ देखो, पापा आ गए। जी आ गए तुम? देखो, आज बच्चों के लिए मैंने आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया रीता, आज तो भट्टे पर ठंड ने जान ही निकाल दी। इतनी ठंड में काम करना बहुत ही कठिन है। हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा है, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। मजदूरी भी आधा ही मिला, सेठ जी ने कहा। देर से पहुंचे थे इसीलिए। ये सुनकर रीता के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राधिका धीरे से बोली, पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटी, अब से ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो। अरे रीता, तुम चिंता मत करो, माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। बेटी की खांसी बढ़ती जा रही है, घरेलू उपाय से ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ रीता, बचा के रखना, अभी ठंड और बढ़ती ही जा रही है और पैसे भी अभी पास में नहीं हैं। जैसे तैसे रात होती है, ठंड भी बढ़ती जाती है। ठंडी हवाएं झोपड़ी के अंदर आ रही थी। सर्दी जैसे अब सबकी जान लेने वाली हो गई थी। गांव की गलियां सुन्न थी। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलकाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। पर रोहन के घर में ना तो कोई ढंग की रजाई थी, न ही अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोने में सरद हवा सनसना रही थी। रीता और रोहन दोनों ठंड से कांप रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें राधिका की चिंता सताने लगी, जिसे पहले से खांसी हो रखी थी। जी, अलाव तो जलाना ही पड़ेगा। रोहन, बहुत ठंड लग रही है, इस कमरे को गर्म करना पड़ेगा। हाँ, पर लकड़ियां तो खत्म हो चुकी हैं। ये पुरानी बांस की टोकरी पड़ी है, इसे जला देते हैं, कमरे में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। ठंड से कांपते हुए राधिका भी उठ जाती है। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है, जलाओ ना पिताजी। रीता, अब ये टोकरियां जलानी ही पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे ठंड में जम जाएंगे। रीता ने टोकरी तोड़ी, चूल्हे में रखी और जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। रीता, अगर कल रात तक लकड़ी नहीं मिली तो लगता है ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। सुबह का समय था। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी। पूरा गांव सुनसान लग रहा था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर भी कोई काम करने नहीं गया। रोहन ने बाहर झांका तो देखा कि हवा में कोहरा ऐसे घूम रहा था जैसे किसी भूत का साया हो। वो वापस अंदर कमरे में आ जाता है। ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगता है इस साल का रिकॉर्ड तोड़ ही देगी। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है।
सुना है आज तो सेठ जी की भट्टी भी बंद है। हाँ रीता, परसों रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई, पर भट्टी तो आज भी खुली है, बंद नहीं है। हे भगवान, ठंड तो अब लोगों की जान ले रहा है। रोहन, तुम अब ठंड कम होने तक मत जाओ काम पर। नहीं रीता, अगर मैं नहीं जाऊं तो बच्चों को खाना क्या दूंगा, राशन कैसे आएगा, जलावन कैसे जलेगी। मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ठंड में तुम्हारी तबीयत बिगड़े। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने रोज की तरह सूखी रोटियां पास में रखी और निकल पड़ा काम करने के लिए। पिताजी, जल्दी आना और मेरे लिए चॉकलेट लाना मत भूलना पिताजी। हाँ बेटी, जरूर लेकर आऊंगा, और भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा। ठीक से जाना रोहन, सरद हवा चल रही है, अपना ध्यान रखना। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं लग रहा था। पेड़ों पर ओस नहीं बल्कि बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। रास्ते में दोनों दोस्त मिले। ऐसी ठंड तो हमने पिछले 10 वर्षों में भी नहीं देखी रोहन। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। देखो, आज काम बंद है, मिट्टी जम चुकी है, काम करना संभव नहीं लग रहा है। जो आ गए हो जा सकते हो। सेठ जी, अब हम आ ही गए हैं तो हमें कुछ काम दे दो। खाली हाथ लौटेंगे तो घर का चूल्हा और अलाव कैसे जलेगा। हाँ सेठ जी, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। अरे किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची थी बहस करने की। फिर रोहन चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थी। अब क्या करें रोहन, भट्टी भी बंद हो रखी है। ठंड ने तो दोहरा मार दिया है हमारे जीवन पर। अब सब भगवान भरोसे है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। घर पहुंचा तो देखा अंजलि और बच्ची दोनों भूखी बैठी हैं। चूल्हा बुझा पड़ा था। अरे रीता, आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ियां तो खत्म हो चुकी है रोहन, टोकरियां भी नहीं बची। राशन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या हुआ रोहन, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। आज जल्दी आ गए, भट्टी से सब ठीक तो है ना? हाँ, आज काम बंद था भट्टी पर। सेठ जी ने पैसे भी नहीं दिए। आज लकड़ी और राशन भी नहीं ला पाया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? रोहन कुछ नहीं बोलता। वो बाहर जाता है और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़े देखता है। उसने सोचा अगर चोरी भी करनी पड़े तो क्या ही होगा, बच्चों की जान से बड़ी तो नहीं है। वो उन लकड़ी को तोड़ने लगता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है और फिर आग जलाता है। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में हल्की सी गर्मी फैलती है। सभी ने राहत की सांस ली। पिताजी, अब अच्छा लग रहा है पिताजी। बस ये आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन के बाद सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हवा चलने से पहले ही लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं। तभी रोहन की बेटी राधिका को तेज बुखार चढ़ गया। रीता, ये तो जल रही है, इसे बुखार आ गया है। कुछ करो रोहन, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा रीता, और इस ठंड में तो रास्ता भी बंद है। तो क्या करे रोहन, और क्या उपाय है बताओ ना। रोहन पास से ही एक बैलगाड़ी का इंतजाम करता है। फिर राधिका और रीटा को लेकर गांव के वैद्य के घर की ओर निकल पड़ता है। राधिका का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था, वो कांप रही थी। रोहन वैद्य जी के दरवाजे पर पहुंचता है। वैद्य जी बाहर आते हैं। अरे रोहन, क्या हो गया? इतनी ठंड में इस वक्त बाहर क्यों घूम रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं वैद्य जी, मेरी बेटी को तेज बुखार है, इसीलिए आपके पास लाया हूँ। अरे इतनी ठंड में बच्ची को बाहर क्यों लाए हो? कुछ हो गया तो? और हम क्या करते वैद्य जी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। वैद्य जी ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटियां दी और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है रोहन। कोशिश कर आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। फिर रोहन ने धन्यवाद किया और वहां से वापस चल दिया।
रास्ते में चलते हुए उसने रीटा से बोला, हे भगवान, आज के समय में गरीब को बीमार होने का कोई हक नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं रहते गरीब के पास। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात दोनों राधिका को लेकर बैठे रहे। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। ठंड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। माँ, अब कल से मुझे अच्छा लग रहा है। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है रीता। सर्दी अभी भी कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस सर्दी छुप गई थी। सुबह की धुंध इतनी ज्यादा मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब हो जाता था। झोपड़ी के भीतर रोहन चुपचाप बैठा था। सामने चूल्हा बुझा हुआ पड़ा था। कल रात से चूल्हा नहीं जला रोहन। ठंड में अलाव का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। आटा भी खत्म हो गया है रोहन। कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर मैं क्या करूं? सेठ जी की भट्टी अभी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। बच्चे भी तो भूखे हैं और ठंड के लिए अलाव भी चाहिए। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रोहन बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। कोई नजर नहीं आ रहा था। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी वो डर में दुबके पे बैठे थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहाँ एक बुजुर्ग काका बैठे हुए थे। क्या हुआ रोहन, क्यों परेशान है, हमें बताओ। कुछ नहीं काका, भट्टी बंद पड़ी है। जलावन के लिए लकड़ी भी घर पर खत्म हो गई हैं और घर तो मानो बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा हो। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। कोई बात नहीं बेटा, ये कुछ बची हुई जलावन ले जाओ, शायद तुम्हें कुछ राहत मिल जाए। रोहन वो लकड़ी को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। उसने झोपड़ी में लौटकर देखा तो रीटा ने बच्चों को उड़ाकर सुला दिया था। जब तक ये जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं रीता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। रोहन गहरी सोच में पड़ गया। बस आग की लौ को घूरता रहा। अगली सुबह रोहन गांव के मंदिर की तरफ निकल पड़ा। सोचा शायद कोई काम या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी ने भी उसे देखा और उससे बोला, क्या हुआ रोहन, थोड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? पंडित जी, इस बर्फीली ठंड की वजह से काम बंद पड़ा है। पैसे नहीं हैं, घर पर अनाज खत्म हो गया है, जलावन के लिए लकड़ियां नहीं हैं। हो सके तो कुछ मदद कर दीजिए। पंडित जी ने उसे थोड़ा चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी दी और उससे बोले कि शायद तुम्हारी रात निकल जाए। रोहन की आंखें नम हो चुकी थी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। रोहन घर लौटा तो रीटा की आंखों में डर था, पर उसके हाथ में राशन और अलगाव देखकर वो खुश हो गई। चलो, अब इससे हमें कुछ राहत तो मिलेगी। फिर उसने आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई और खुशियां भी। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 3 दिन के बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी की छत को उड़ा दिया था। देखो जी, ये क्या हो रहा है? सारी ठंडी हवा अंदर आ रही है। रोहन ने किसी तरीके से कपड़े से अस्थायी रूप से उसे बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। बच्चे दांत कटकटा रहे थे। पिताजी, अब तो आग भी नहीं बची। बहुत ठंड लग रही है पिताजी। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के सन्नाटे में सब सो गए, पर मोहन अभी भी जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। ठंड अब पूरी तरह से कायम थी। दिन रात जैसे एक से लगते थे। ठंडी हवा, धुंध और सन्नाटा। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे, पर रोहन के घर तो न अनाज था, न काम और न ही जलावन था। झोपड़ी के भीतर रीटा उठकर बैठ जाती है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और सहमा हुआ था। बच्चे कोने में दुबक कर बैठे थे, जैसे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हों। रोहन, आप क्या करेंगे? ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और भट्टी भी बंद पड़ी है। रोहन चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था।
उसके मन में एक विचार आया। उसने रीटा को बताया। रीता, अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूखी हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो रोहन? क्या विचार है? सोच रहा हूं जंगल जाऊं, लकड़ी काट कर लाऊं। अगर सेठ जी की भट्टी बंद है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहे हो रोहन? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलावा देना है। रीता, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ये ठंड भी तो जानलेवा है। रोहन कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कपकपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। रोहन के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो यही सोचता कि वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटना शुरू किया। हाथ उसके सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुका नहीं। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर तैयार किया और वहां से लेकर उसे चल दिया। शाम होते होते वो अपने गांव वापस लौटा। रास्ते में जब लोगों ने देखा तो उससे पूछा, अरे बेटा, तू जंगल गया था? इस ठंड में तेरी जान को खतरा हो सकता था। ठंड से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे काका, अब ठंड से डर नहीं लगता। पेट की भूख सब कुछ सिखा देती है और हिम्मत भी देती है। फिर वो लकड़ियां अपने घर पर लाया। उसने आग जलाई और उसकी झोपड़ी में उसे गर्मी महसूस हुई। रीटा और बच्चे आग के पास बैठे। चेहरों पर राहत की चमक थी। रीटा ने रोहन की खूब तारीफ की। आज तो पहली बार इस ठंड में राहत और गर्मी महसूस हो रही है। तुम सच में बाजीगर हो। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सच कहा। मेरे रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुबह का समय था। अगले ही दिन रोहन के मन में एक विचार आया कि अगर वो लकड़ी काट सकता है तो बेच भी सकता है। फिर वो गोपाल और रामू के साथ जंगल गया। सबने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ियां खरीदने लगे। अब रोहन की झोपड़ी के बाहर रोज अलगाव उठने लगा। अरे रोहन भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। पूरे गांव में तेरी चर्चा हो रही है। अरे नहीं गोपाल भाई, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। पेट की आग इंसान को सब कुछ सिखा देती है। अब मौसम भी धीरे धीरे बदलने लगा था। अब हवा में थोड़ी सी नमी आने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे थे। रोहन, रीटा और राधिका अपने गांव के आंगन में बैठे हुए थे। देखो, आखिर ठंड चली गई। रोहन, तुम्हारी मेहनत ने हम सबको बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी, पर अब ठंड नहीं लगेगी। जब तक हाथों में ताकत है और हिम्मत है, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती। पूरे गांव में रोहन लकड़ी वाला के नाम से अब मशहूर हो चुका था। रोहन अब वो मजदूर नहीं रहा, वो अब गांव का लकड़ी वाला बन चुका था, जो सर्दी में लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। पूरा गांव अब उसकी साहस और हिम्मत की तारीफ करने लगा था।